नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। 13 नवंबर को मतदान होना है राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर, जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। 2 सीट विधायकों के दिवंगत होने के कारण रिक्त हुई हैं। जुबेर खान रामगढ़ से नहीं रहे और अमृतलाल मीणा बीजेपी के थे, सलूमगढ़ से नहीं रहे। एक कांग्रेस, एक बीजेपी। बाकी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि वहाँ से जो विधायक बने थे वो संसद में चले गए लोकसभा चुनाव जीतकर। उन्होंने अपनी अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अब उन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 7 सीटों में भाजपा के पास केवल 1 सीट थी, कांग्रेस के पास 4 सीटें थी। भाजपा सलूमगढ़ में अमृतलाल मीणा, कांग्रेस के पास 4 सीटें दौसा, रामगढ़, देवली और झुंझुनू, और एक रालोपा के पास खींवसर की सीट थी और 84 में बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत सांसद बने थे, इसलिए वो सीट खाली हुई थी इस्तीफा देने का। अब इस चुनाव के उपचुनाव के क्या संदेश जाएंगे, आज मैं इसकी राजनीतिक समीक्षा करना चाहता हूं। क्योंकि चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, हम किसी की आवाज़ नहीं सुनवा सकते, वोट अपील नहीं सुनवा सकते, आरोप प्रत्यारोप नहीं सुनवा सकते। लेकिन क्या तो उपचुनाव में इलेक्शनरिंग रही, क्या चुनाव प्रचार का तरीका रहा, कौन से फैक्टर उभर के आए हैं और चुनाव के नतीजे क्या संदेश देने वाले हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह चुनाव पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 महीने के कार्यकाल पर जनता की राय को जाहिर करेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल 7 सीटों पर गए। दौसा में उन्होंने रोड शो किए, ज़बरदस्त जगह जगह सभाएं की, भाषण दिया। उनके साथ मदन राठौड़ भी थे, प्रदेशाध्यक्ष, और बाकी मंत्री, स्थानीय नेता वो अलहदा बात है। दिया कुमारी भी गई, झुंझुनू गई और कई जगह गई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गए झुंझुनू। इसके अलावा मंत्रियों ने पूरी जान झोंकी। जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री और क्यूलाल मीणा दौसा में डटे रहे। हीरालाल नागर और कन्हैयालाल चौधरी दोनों कैबिनेट मंत्री देवली उनियारा में डटे रहे। साथ में उनके थे दामोदर अग्रवाल सांसद भीलवाड़ा के, पूरा इलेक्शन मैनेज उन्होंने किया। संदीप शर्मा कोटा के विधायक दौसा में लगातार डटे रहे पूरे समय तक। झुंझुनू में कमान संभाली कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने, और अविनाश गहलोत 15 दिन से झुंझुनू से बाहर नहीं निकले। इसी तरह हर क्षेत्र में मंत्री, बाबूलाल खराड़ी 84 में, ऐसे एक एक मंत्री, 2-2 मंत्री जिनकी जाति के संबंधित वोट भी थे साथ में, और उन विधायकों को भाजपा ने पहुंचाया जिनके जाति समुदाय के वोट थे। जैसे भागचंद टाकड़ा बांदीकुई के विधायक, दौसा में सैनी वोट, माली वोट। ऐसे संदीप शर्मा ब्राह्मण वोट कोटा से, विकास चौधरी कांग्रेस के रामगढ़ में। ऐसे दोनों पार्टियों ने जाति समीकरण के हिसाब से अपने पास उपलब्ध जो मंत्री थे, नेता थे, बड़े नेता थे, उनको झोंका। बीजेपी में 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव मैदान से दूर रही। 2 और बड़े नेता चुनाव मैदान से दूर रहे, दिखे नहीं। कांग्रेस में अशोक गहलोत इक्का दुक्का जगह गए। सचिन पायलट दौसा और देवली में उन्होंने शिरकत की, लेकिन ज़्यादातर वो झारखंड और अशोक गहलोत महाराष्ट्र के चुनाव में लगे रहे। इसलिए टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, इसकी जो नई टीम उभर के आई है, इसको अपना कामकाज दिखाने का मौका मिला है। रंधावा जरूर निश्चित तौर पे यहाँ राजस्थान में आते रहे। तो इस चुनाव का सबसे पहला संदेश नतीजे का ये जाएगा कि 11 महीने में भजनलाल सरकार ने क्या काम करके दिखाया है, उससे जनता कितनी संतुष्ट है, कितनी खुश है, और मुख्यमंत्री की वोट अपील कैसी है, कितनी है। और भाजपा 1 सीट पर काबिज थी सलूमगढ़ पर, अब 1 से आगे बढ़ती है, तो एक सकारात्मक संदेश जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 11 महीने की कार्य पद्धति पर, रणनीति पर और चुनाव लड़ने की क्षमता पर। दूसरी बड़ी बात ये होगी कि
छोटी पार्टियां दो, रालोपा एक सीट पर काबिज थी खींवसर पर, वहां से कनिका बेनीवाल लड़ रही हैं। वो नाक का सवाल है रालोपा के लिए उस सीट को जीतना, क्योंकि पहले से काबिज थी, और अगर ये सीट वो नहीं जीत पाते हैं तो विधानसभा में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। होगा ही नहीं, मतलब खतरे में क्या होगा, नहीं। बाबूलाल राजकुमार रोत जो भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ से सांसद बने, 84 सीट उन्होंने खाली की, उनके लिए भी ये नाक बचाने का सवाल है कि अपनी जीती हुई, जो बहुत बड़े संख्या में मार्जिन 60-61 हज़ार के मार्जिन से शायद वो जीते थे, उस सीट पर वो काबिज बने रह पाते हैं, नहीं। और बाप के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाप एक तरह से माना जा रहा है कि भील प्रदेश का समर्थन करने वाली पार्टी है, जो आगे चल कर के आदिवासी इलाके में एक अलग तरह की कट्टरता पैदा करेगी। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या, हालांकि फाइट त्रिकोणात्मक है, कांग्रेस खड़ी हुई है, कांग्रेस ने पहले समर्थन दिया था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार नहीं दिया। कांग्रेस वोट काटेगी, पर बाप विरोधी वोट कटने से हो सकता है भाजपा और बाप के बीच की लड़ाई में बाप को फायदा हो जाए, ट्रायंगुलर फाइट में। सलूमर में भी बाप ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, उनका प्रत्याशी काफ़ी प्रभावशाली है। कांग्रेस ने रेशमा मीणा को खड़ा किया है, बीजेपी ने शांता देवी को खड़ा किया, जो कि दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी है। तो एक संदेश इस चुनाव के नतीजे ये भी जाएगा, क्योंकि रामगढ़ में जुबेर खान दिवंगत हुए कांग्रेस के नेता, बड़े नेता थे, उनकी पत्नी भी विधायक रही थी साफिया खान, तो उनके बेटे आर्यन जुबेर को खड़ा किया गया, और यहाँ भाजपा ने दिवंगत विधायक की पत्नी शांता देवी को खड़ा किया, अमृतलाल मीणा की पत्नी को। तो दूसरा संदेश ये जाएगा, क्या सहानुभूति लहर पर सवार होकर चुनाव जीतने का प्रयोग अभी भी कायम है, सफलतापूर्वक किया जा सकता है, या कि जुबेर खान के बेटे और अमृतलाल मीणा की पत्नी सहानुभूति वोट नहीं बटोर पाएंगे? नतीजे ये फैसला करेंगे कि जनता में अभी भी सहानुभूति की लहर आती है, बहती है, नहीं बहती है। एक बड़ा सवाल यहाँ भी हल होगा इस चुनाव के नतीजों से। एक और सवाल, केवलाल मीणा बड़े दिग्गज नेता, मीणा समाज के बहुत ही अग्रणी नेता, आक्रामक नेता, उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा जो आरएएस अधिकारी थे पहले, वो दौसा से चुनाव मैदान में लड़े। दौसा उनका गढ़ है, और जगमोहन मीणा बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरे हैं। उधर ब्रजेंद्र ओला सांसद हो गए, तो अमित ओला को उनके बेटे को टिकट दिया गया शीशराम ओला की पुश्तैनी सीट पर, जिन्होंने उनकी पुश्तैनी सीट हो गई एक तरह से। शीशराम ओला दादा, पिता और अब बेटा लड़ रहा है। तो क्या बेटे और भाई को, बड़े दिग्गज नेता के बेटे और भाई को, उस छांव के तले खड़े हुए परिवारजन को जनता उसी तरह नवाजती है जैसे कि पिता को, दादा को या बड़े भाई को नवाजती रही है? ये नतीजा भी इस चुनाव से निकलेगा, उपचुनाव से, कि क्या सहानुभूति वोट पड़ता है, नहीं पड़ता है अब, और क्या दिग्गज नेता के परिवारजन जब खड़े होते हैं उनकी एक तरह से पुश्तैनी सी सीट, गढ़ सीट से, तो क्या गढ़ की जनता उस बात को स्वीकार कर लेती है? एक बड़ा नतीजा ये निकलने वाला। इसके अलावा जातिवाद जमकर हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात यह हुई है कि सांसदों ने अपनी अपनी सीट को संभाला है। खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि रामगढ़ की सीट पर भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, उनका इलाका है, उन्होंने जी जान लगाई है वहां पर, और कोशिश की है वोट पोलराइज हो सके और बीजेपी वहां जीत सके। क्योंकि पिछली बार बीजेपी जब हारी थी तो बागी सुखवंत सिंह खड़े थे, वो दूसरे नंबर पर गए, बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी। दोनों के वोट मिला दिए जाए तो जीत जाते हैं। तो इस बार उन्हीं सुखवंत सिंह को टिकट दे दिया गया। जय आहूजा बागी नहीं हुए, समझा लिए गए, लेकिन वो चुनाव में प्रचार में नहीं उतरे, ये सबने देखा। इसके बावजूद भी जो एंटी कांग्रेस वोट है, अगर वो कंसोलिडेट हो गया तो कांग्रेस के लिए मुसीबत होगी। लेकिन इस रामगढ़ सीट पर सांसद संजना जाटव, सांसद भरोसेलाल जाटव, दोनों कांग्रेस के सांसद, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, तीनों ने एससी वोटों को कैटर करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि मुस्लिम वोट तो कांग्रेस साथ रहेगा ही रहेगा, ऐसा माना जाता है जुबेर खान के परिवार की वजह से, लेकिन जो एससी वोट है उसको कैटर करने की उन्होंने कोशिश की है। भाजपा ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन ये जो जातिवाद है
क्या जातिवाद उपचुनाव में भी अपना रूप और रंग दिखाएगा, ये देखने वाली बात हो गया। इसके अलावा क्या दो मीणा प्रत्याशी देवली में, नरेश मीणा बागी कांग्रेस का और केसी मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी, इनके बीच भाजपा का गुजर प्रत्याशी अपनी जगह बनाता है क्या? एंटी मीणा कोई वेव बहती है क्या? या दो जाट प्रत्याशी झुंझुनू में, राजेंद्र बांबू बीजेपी से, अमित ओला कांग्रेस से, इनके बीच राजेंद्र गुड़ा पूर्व मंत्री, क्या वो गैर जाटवाद जो हरियाणा में चल गया था बीजेपी के लिए, क्या उसकी कोई वेव खड़ी कर पाते हैं और त्रिकोण बना पाते हैं? और गैर जाट जनता के खास तौर पर साथ में वो राजपूतों के वोट भी लेंगे और एससी के भी लेंगे और मुसलमान, ऐसी कोशिश वो कर रहे हैं, माली वोट लेंगे, क्या ऐसा वो कर पाते हैं कि त्रिकोण बन जाए? तो ये भी एक परीक्षा होगी कि जब दो जाट प्रत्याशियों के बीच ट्रेडिशनली जातिवाद से गवर्न होने वाली सीटें, ट्रेडिशनली मीणा गुजर से गवर्न होने वाली सीटें देवली, इनके बीच दो मीणाओं के बीच एक गुजर, दो जाटों के बीच एक राजपूत, इस तरह की जो जातिवादी बिहेवियर होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर होता है मतदाता का, क्या वो इस तरह पोलराइज होगा मतदाता? और क्या रामगढ़ का मतदाता हिंदू मुस्लिम के आधार पर, क्योंकि मेव बहुल इलाका है, क्या वहाँ पर पोलराइज होगा? ये देखने वाली बात है। ये संदेश जाएगा और ये भी संदेश जाएगा कि कांग्रेस अपने बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बिना ज़्यादा सक्रिय हुए, लेकिन वो एक झारखंड चले गए, एक महाराष्ट्र चले गए, तो बिना ज़्यादा सक्रिय हुए, क्या सेकंड रैंक एंड फाइल है डोटासरा और जूली की और बाकी अन्य लोग हैं, क्या अपनी कांग्रेस की प्रतिष्ठा को, वर्चस्व को बचा सकते हैं? तो ये भाजपा और कांग्रेस के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, रालोपा के लिए नाक बचाने की लड़ाई है, और नाक बचाने की एक लड़ाई बाप के लिए भी है, छोटी पार्टियों के लिए नाक बचाने की लड़ाई, बड़ी पार्टियों के लिए वर्चस्व की लड़ाई। आज एक घटना जरूर और घटी कि कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भंवर जितेंद्र सिंह ने, बड़े नेता हैं अलवर के, टीकाराम जूली उसमें मौजूद थे, उन्होंने आरोप लगाया कि रामगढ़ में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को बिना वजह उठाया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, और इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग को भी की। आइए चलते चलते सुन लेते हैं क्या क्या भंवर जितेंद्र सिंह ने। एक भय का माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। जो गांव में जाते हैं वहाँ जाते हैं, लोगों को उठा लाते हैं, 151 में उनको बंद कर देते हैं, फिर 2-4-5 घंटे बाद उनको छोड़ देते हैं। तो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां लोगों को प्रभावित करें, डराएं, धमकाएं। यहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं रात को जाकर। तो आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और पिछले 2 दिन से ये कंप्लेंट्स हो रही हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग, कई 100 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो 13 नवंबर मतदान की तारीख आ गई। आप सब वोट जरूर करने जाइए, जो भी मतदाता इन 7 विधानसभा उपचुनाव वाले इलाकों के, और इन उपचुनाव वाले इलाकों में जो बाहरी प्रचार करने गए हुए लोग थे, चाहे वो मंत्री थे, चाहे बड़े नेता थे, जैसे किरोड़लाल मीणा भी अपने भाई के इलाके को छोड़ करके आज जयपुर आ गए। बहुत सारे मंत्री जो अपने अपने इलाकों में गए थे, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम है कि मतदान से पहले आपको हर उस व्यक्ति को, हर उस राजनेता को जो उस विधानसभा क्षेत्र का वोटर नहीं है, मतदाता नहीं है, उसे इलाका छोड़ना पड़ता है। तो वो सब छोड़ के बाहर आ गए। आज सब मतदाता सिर्फ घर घर जाकर वोट मांगने में लगे रहे। कोई देवता धोखने भी गया और कोशिश की हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के किसी तरह वोट मांगें, किसी तरह जातीय समीकरण बैठाएं, किसी तरह मतदाता को सर आंखों पर बिठाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ सके। मैं चलते चलते ये भी बताना चाहता हूँ कि रामगढ़ में जो कोशिश हुई है कि जो राजपूत मतदाता जो बाहर काम करने गए होते हैं एक विशेष कास्ट के, वो भी लेकर आए गए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आ पाए नहीं आ पाए, ये भी कल मतदान का प्रतिशत होगा तब पता लगेगा। अधिकांश सीटों पर, 7 सीटों पर मैं फिर चलते चलते कहना चाहता हूँ कि पुरुष मतदाता से बिल्कुल लगभग लगे हुए 5-5, 7-7 हज़ार कम मतदाता महिला हैं। इसलिए महिला मतदाताओं का वोट, उनकी राय, उनका रुझान भी बहुत अहम वजन रखेगा हर सीट पर, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है पुरुष और महिला मतदाताओं में। हर सीट पर 10,000 के आसपास अंतर है और महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज क्या रहती है, इस पर भी निगाह रहेगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। कल मतदान के बाद फिर हम समीक्षा करेंगे इस बात की कि कहाँ कितना वोट पड़ा, कैसे पड़ा, क्या घटना घटी, इन सब की चर्चा करेंगे।
पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।